हाँ जी। अपने आज हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। फर्स्ट भाग पहला पार्ट शुरू कर रहे हैं। अपने पहले पार्ट से अपनी पूरी हिस्ट्री है वो पूरे डीप तरीके से पढ़ेंगे। कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं इससे। देखो, हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। अपने पहले पढ़ेंगे आमेर का कछवाहा वंश। आमेर के कछवाहा वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये कछवाहा आए कहां से, किस तरीके से इन्होंने शासन स्थापित किया, किस किस क्षेत्र में इन्होंने राज किया। पहले आप अगर मैप ढंग से याद कर लेते हो तो कोई भी क्षेत्र को याद करना बहुत ही आसान होता है। मैप बहुत जरूरी होता है, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कल्चर पढ़ रहे हो, जियोग्राफी पढ़ रहे हो, कोई भी पार्ट पढ़ रहे हो, तो अगर मैप याद करोगे तो आपके माइंड में तस्वीर बनेगी, और जैसे तस्वीर बनेगी तो चीजों को याद करना आसान हो जाता है। देखो, शुरुआत करते हैं अपने आमेर के कछवाहा वंश। कछवाहा कछवाहा आए कहां से और इनका नाम कछवाहा ही क्यों पड़ा? तो कछवाहा स्वयं को बोलते हैं रघुकुल तिलक। स्वयं को बोलते हैं ये रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक माना जाता है, और ये भगवान राम के पुत्र कुश के संतान माने जाते हैं। भगवान राम की संतान कुश के संतान माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ गया कुशवाहा। कुशवाहा नाम पड़ गया। यूपी क्षेत्र के अंदर आज भी इन लोगों को कुशवाहा कहते हैं। अपने राजस्थान में आते ही नाम चेंज हो ही जाते हैं। राजस्थान में कुशवाहा ही कछवाहा हो गए, तो राजस्थान में बोलते हैं इनको कछवाहा। जैसे आमेर, आमेर नाम मूल रूप से आमेर नहीं था। यहां पर एक अम्बरीश नाम का ऋषि रहा करता था। अम्बरीश नाम का ऋषि रहा करता था, तो अम्बरीश ऋषि के नाम पर इस क्षेत्र को अम्बरीशपुर कहा जाता था। अम्बरीशपुर कहा जाता था। ठीक है, अम्बरीशपुरी नहीं है, यह भी याद रखना। अम्बरीशपुर कहा जाता था, और अम्बरीशपुर नाम है वो शॉर्ट होता होता हो गया आमेर। तो अम्बरीशपुर नाम तो आमेर हो गया, और कुशवाहा कछवाहा हो गए। तो इन कछवाहों की जो स्थापना की थी, या कछवाहा वंश की जो नींव डाली थी, वो राजा देखो कौन है। राजा का नाम है दुले राय। दुले राय, जिनका ससुराल हुआ करता था यहां अजमेर के आसपास चौहानों के अंदर। चौहानों के अंदर इनका ससुराल हुआ करता था। चौहानों की और बड़ गुजरों की आपस में बनती नहीं थी। तो चौहानों ने क्या पता दुले राय जी को बोल दिया होगा कि दामाद जी, थोड़ा इतनी हेल्प तो कर ही सकते हो कि इन बड़ गुजरों से थोड़ा छुटकारा दिलाओ यार। तो दुले राय ने दौसा के अंदर, दौसा क्षेत्र के अंदर बड़ गुजरों को हराया। बड़ गुजरों को हराकर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। दौसा के अंदर किसको हराया? तो बड़ गुजरों को, बड़ गुजरों को हराया। यह है 1137 ईस्वी के, 1137 ईस्वी के आसपास की बात है। दौसा के अंदर बड़ गुजरों को हरा दिया चौहानों के कहने पर, और अपने साम्राज्य की नींव डाल दी। तो अगर आपसे पूछ ले कि कछवाहा वंश की प्रथम राजधानी कौन सी हुई थी, तो आप करोगे दौसा। दौसा किसको हराकर जीता है? तो बड़ गुजरों को हराकर जीता है। तो इन्होंने, दुले राय ने देखो क्या क्या और काम किए। रामगढ़ क्षेत्र, एक है रामगढ़ क्षेत्र। रामगढ़ क्षेत्र के अंदर राज हुआ करता था मीणा जनजाति का। मीणा जनजाति का राज हुआ करता था, मीणाओं को हराकर इसने रामगढ़ पर कब्जा कर लिया। दौसा में बड़ गुजरों को हराया, और रामगढ़ में मीणाओं को हराया। मीणाओं को हराकर इस क्षेत्र पर भी कब्जा किया। कहते हैं कि ये जो रामगढ़ है, इस रामगढ़ के अंदर इस जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। दुले राय ने रामगढ़ के अंदर जमुआई माता का मंदिर बनवाया था, इसलिए जमुआई माता के नाम पर इस जमुआ रामगढ़ क्षेत्र, रामगढ़ का नाम पड़ गया जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ माता है जमुआई माता, इसलिए कछवाहों की जो कुल देवी है वो कौन सी माता मानी जाती है? तो जमुआई माता को कछवाहों की कुल देवी है। देख रहा है आपको फोटो, जमुआई माता है। तो
जमुआई माता की मूर्ति स्थापित की गई रामगढ़ में, और रामगढ़ का नाम हो गया जमुआ रामगढ़, कछवाहों की कुलदेवी। ये तो बात हो गई कि दुल्ले राय ने साम्राज्य कैसे स्थापित किया, किन किन क्षेत्रों पर शासन स्थापित किया, तो दौसा रामगढ़ क्षेत्र के अंदर। अब दुल्ले राय के थोड़े निजी जीवन की बात। दुल्ले राय जिनके बचपन का नाम हुआ करता था तेजकरण, तेजकरण नाम हुआ करता था। तो तेजकरण नाम काफी सुंदर हुआ करता था, सुंदर हुआ करता, धोड़ा ज्यादा हुआ करता था, तो धोड़ा राय कहा जाने लगी, धोड़िया धोड़िया नाम पड़ गया। अब फिर राजा बन गया तो क्या यार, राजा धोड़िया धोड़िया तो क्या बोलोगे आप, राजा को अच्छा नहीं लगता, थोड़ा नाम दुल्ले राय रख दो यार, तो नाम पड़ गया दुल्ले राय। कई तो ये लिख देते कि काफी सुंदर हुआ करता था, तो दुल्ले के समान प्रतीत होता था, इसलिए दुल्ला राय बोलते। पर जैसे तैसे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि दुल्ले राय के बचपन का नाम क्या था, तो आप कर देना तेजकरण। थोड़ा देख लो दोबारा एक बार कि 1137 ईस्वी में साम्राज्य की नींव डाली है, आमेर के कछवाहा वंश की नींव डाली है। पहले दौसा में बड़ गुजरों को हराकर क्षेत्र को जीता, राजधानी दौसा बनाई। फिर रामगढ़ में मीणाओं को हराकर उस क्षेत्र पर कब्जा किया। मीणाओं को हराकर रामगढ़ में कब्जा करके यहां पर जमुआई माता की मूर्ति बनवा दी, तो रामगढ़ का नाम पड़ गया जमुआ रामगढ़, और जमुआई माता कछवाहों की बन गई कुलदेवी। ये तो आ गई बात दुल्ले राय की। फिर देखो अगला राजा, अगले राजा का नाम है कोकिल देव। कछवाहों का अगला राजा बना कोकिल देव। ये घटना 1207 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। कोकिल देव, कोकिल देव की एक ही बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसने राजधानी चेंज कर दी। तो दुल्ले राय ने राजधानी बनाई थी, उसको राजधानी इसने नहीं लगाई है कि तो मैं अलग ही क्षेत्र पर राज करूंगा। इसने राजधानी बना दी आमेर। तो क्वेश्चन पूछे कि आमेर राजधानी कब बनी, तो 1207 ईस्वी में। 1207 ईस्वी में कोकिल देव ने आमेर को राजधानी बनाया। ये राजधानी आमेर है वो 520 साल तक कछवाहों की राजधानी रही थी, यानी 1727 तक, 1727 तक कछवाहों की राजधानी क्या रही थी, आमेर रही थी। 1727 में जयपुर बस गया था, तो कछवाहों की राजधानी जयपुर हो गई थी, यानी इसको आमेर के कछवा वंश भी बोलते हैं, जयपुर का कछवा वंश भी बोल देते हैं। आमेर राजधानी 1207 से लेकर 1727 तक टोटल 520 साल तक राजधानी आमेर रही थी कछवाओं। इसलिए सबसे ज्यादा लंबा टाइम कहीं पर कछवाओं ने जिसको मूल केंद्र मानकर राज किया, तो वो तो आमेर ही माना जाता है। तो ये याद कर लें 1207 ईस्वी में राजधानी बनी, और 1727 तक जयपुर की स्थापना तक राजधानी रही थी। फिर अगला राजा देखो, राजा का नाम है राजदेव। राजदेव नाम का राजा। वो राजदेव की एक बात देखो, राजदेव ने बनवाया था कदमी महल। कदमी महल बनवाया था राजदेव ने, और ये कदमी महल है आमेर दुर्ग के अंदर। आमेर का जो किला है उसके अंदर है कदमी महल। वो बनवाया किसने, तो राजदेव ने। यह भी पूछ ले कि आमेर दुर्ग का सबसे पुराना महल कौन सा है, तो आमेर दुर्ग का सबसे पुराना महल ये कदमी महल ही है। कदमी महल के अंदर मीणा जनजाति के लोग कछवाहों का राज तिलक करते थे। ये और इंपॉर्टेंट बात है, देखो कछवाहों का राज तिलक करते थे। तो कछवाहों का राज तिलक करने वाली जाति या जनजाति पूछे तो मीणा जनजाति, और कछवाहों का राज तिलक कहां पर हुआ करता था, तो कदमी महल के अंदर। आमेर दुर्ग का सबसे पुराना महल कौन सा है, तो ये कदमी महल है, और कदमी महल का निर्माण करवाने वाला राजा राजदेव। फिर अगले राजा की बात करते हैं। अगला राजा देखो, अगला राजा है पृथ्वीराज कछवाहा। बहुत शानदार राजा पृथ्वीराज कछवाहा। पृथ्वीराज कछवाहा की कई बातें इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज कछवाहा, मैंने लिखा है कि खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, और खानवा के युद्ध में जो आमने सामने हुए वो थे एक तो बाबर और एक राणा सांगा। जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे तो और इसको विस्तार से पढ़ेंगे
कि कौन कौन राणा सांगा की सहायता करने के लिए गया था। यहां पर इतना याद करना कि पृथ्वीराज कछवाहा खानवा के युद्ध के अंदर भाग लेता है। राणा सांगा ने पाती पर्वण प्रथा अपनाई थी और राजस्थान के राजाओं को एक छत्र इकट्ठा किया था। तो राणा सांगा की खानवा के युद्ध में सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए कोई व्यक्ति गया, तो वो कौन था? पृथ्वीराज कछवाहा। बकायदा युद्ध मैदान से जब राणा सांगा घायल हो गए थे तो युद्ध मैदान से उठाकर बाहर निकालने वाले बंदे का नाम ही पृथ्वीराज कछवाहा था। तो याद करना भी, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। एक मैंने लिखा है गलता। गलता जयपुर। गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित होती है और रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम है कृष्णदास प्योहारी। कृष्णदास प्योहारी। कृष्णदास प्योहारी ने गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। मैं एक और नाम लिखता हूं, चतुरनाथ। चतुरनाथ। यहां से देखो एक चीज खास, पृथ्वीराज कछवाहा है, उसके काल में रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थापित होती है। वो प्रधान पीठ देखो कैसे स्थापित होती है। रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ ले तो रामानंद जी, या उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले कोई महत्वपूर्ण संत हुए, या भक्ति आंदोलन की शुरुआत करने वाले उत्तरी भारत में किसी व्यक्ति का नाम है तो वो रामानंद जी, बड़े विद्वान। तो रामानुजाचार्य जी के शिष्य हुआ करते थे रामानंद जी। इन्होंने उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया। टोटल 12 शिष्य हुआ करते थे। कबीर, धन्ना, पीपा, सेनानाई, सुरसुरी, अनंतानंद, पद्मानंद, भावानंद, ये सारे के सारे इन्हीं के शिष्य हुआ करते थे, जिसमें रामानंद जी के एक शिष्य का नाम था अनंतानंद और उस अनंतानंद के शिष्य का नाम था कृष्णदास प्योहारी। और वो कृष्णदास प्योहारी थे, वो आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा के काल में संत हुआ करते थे। पृथ्वीराज कछवाहा के काल में एक और संत हुआ करते थे, चतुरनाथ जी। चतुरनाथ जी नाम क्या, नाथ लग रहा है, इसका मतलब वो नाथ संप्रदाय से। तो इधर कृष्णदास प्योहारी तो रामानंदी संप्रदाय से हैं और वो नाथ संप्रदाय से। एक दिन दोनों संत आपस में झगड़ते, दोनों में लड़ाई होती है, भयंकर तरीके से लड़ते, बाल उखाड़ दिए दोनों ने एक दूसरे के। अब झगड़ा किस बात का है? लड़ इसलिए रहे हैं, वो रामानंद जी तो वो कृष्णदास प्योहारी जी तो कहते हैं कि मैं आमेर के अंदर रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित करूं, लेकिन चतुरनाथ जी कहते हैं जी नाथ संप्रदाय की पीठ स्थापित होगी, हम कोई रामानंद जी की पीठ नहीं स्थापित करने देंगे। दोनों में झगड़ा हो गया। तो दोनों महाराजों को पकड़कर, यहां संतों को पकड़कर ले जाया गया पृथ्वीराज कछवाहा के पास। राजा के पास लेके जाओ, भी न्याय करेंगे, राजा ही करेंगे न्याय। तो राजा के पास ले जाया गया। पृथ्वीराज कछवाहा ने कहा दोनों के बीच शास्त्रार्थ करवाया जाएगा, दोनों के बीच शास्त्रार्थ करवाया जाएगा, और जो शास्त्रार्थ के अंदर जीतेगा वही यहां पर पीठ स्थापित करेगा, और उस शास्त्रार्थ का अध्यक्ष मैं हूं। ये कोई आम बात नहीं है शास्त्रार्थ का अध्यक्ष बनना। शास्त्रार्थ का अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज कछवाहा अगर अध्यक्ष बन रहे हैं तो इसका मतलब अध्यक्ष को रामानंदी संप्रदाय के बारे में भी पूरा नॉलेज होना चाहिए और नाथ संप्रदाय के बारे में भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब पृथ्वीराज कछवाहा को रामानंदी संप्रदाय और चतुरनाथ या नाथ संप्रदाय का नॉलेज था, इसलिए वो शास्त्रार्थ के अध्यक्ष बने थे। ये बहुत बड़े विद्वान थे। दोनों में बिठाया गया महाराजों को और शास्त्रार्थ शुरू किया गया। शास्त्रार्थ के अंदर ये कृष्णदास प्योहारी जीत जाते हैं और कृष्णदास प्योहारी जीत कर गलता जयपुर के अंदर रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित कर देते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? देखो क्वेश्चन ये बनता है कि रामानंदी संप्रदाय की पीठ कहां पर है? तो गलता। यह पीठ किसके काल में स्थापित हुई? तो पृथ्वीराज कछवाहा के काल में स्थापित हुई।
यहां एक कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक, तो आप करोगे रामानंद जी, लेकिन रामानंदी संप्रदाय की प्रधान पीठ गलता जयपुर में किसने स्थापित की थी? फिर आपका आंसर आएगा कृष्णदास त्योहारी ने स्थापित की थी। कृष्णदास त्योहारी ने गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की। तो एक तो बात यह होगी कि पृथ्वीराज कछवाहा ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की, और एक पृथ्वीराज कछवाहा के काल में गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की। ये जो गलता स्थान है, जिसको मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है, या गलता जयपुर को यहाँ पर रामानुजाचार्य जी की भी प्रधान पीठ है। राजस्थान के अंदर रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ भी गलता जयपुर के अंदर है। अब इस आगे नाम एक बालाबाई नाम लिख रखा है, बालाबाई। बीकानेर का राजा हुआ करता था राव लूणकर्ण। राव लूणकर्ण, राव लूणकर्ण की पुत्री का नाम है बालाबाई। राव लूणकर्ण की पुत्री का नाम है बालाबाई, और ये जो बालाबाई है वो आमेर के पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी है। बीकानेर के राजा राव लूणकर्ण की तो बेटी है और पृथ्वीराज कछवाहा की पत्नी है। और भी कई पत्नियां थी बहुत सारी, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो बालाबाई के एक संतान थी जिसका नाम था पूर्णमल। बालाबाई के संतान का नाम है पूर्णमल। बालाबाई के कहने पर पृथ्वीराज कछवाहा ने पूर्णमल को उत्तराधिकारी बना दिया। हालांकि पूर्णमल छोटा था, फिर भी बालाबाई के कहने पर, बालाबाई से कोई मोह ज्यादा ही था पृथ्वीराज कछवाहा को, तो बालाबाई ने कहा देख लो छोटा है तो क्या हुआ, मेरा बेटा है तो इसलिए इसको गद्दी पर बिठाओ। इतना प्रेम करता था तो बात कैसे टाल सकता है अपनी इतनी प्रेमिका या पत्नी की। पूर्णमल को उत्तराधिकारी बना दिया। बाकी भाइयों ने विरोध भी किया था कि यार पिताजी आप ये क्या कर रहे हो, छोटे वाले को उत्तराधिकारी बना रहे हो, हम नजर नहीं आती। पृथ्वीराज कछवाहा किसी की नहीं सुनता है और अपना उत्तराधिकारी बना देता है पूर्णमल को। एक और बात देखो, पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने साम्राज्य को 12 भागों में बांट दिया था, 12 पुत्रों में। इस 12 भाग को बोलते हैं 12 कोटड़ी। पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने साम्राज्य को 12 पुत्रों में बांट दिया था। इसका मतलब पृथ्वीराज कछवाहा के टोटल पुत्र कितने थे? तो 12 पुत्र थे। पूरे 1 दर्जन लड़के हुए थे, और लड़कियों का तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तो पूर्णमल को उत्तराधिकारी बना दिया अपने आमेर में, और अन्य जो पुत्र थे उनमें सारे के सारे साम्राज्य को बांट दिया गया, जो 12 कोटड़ी कहलाया था। और देखो पृथ्वीराज कछवाहा के काल में और क्या घटनाएं, पृथ्वीराज कछवाहा है इसके बाद क्या घटनाएं होती है। तो पृथ्वीराज कछवाहा के बाद में देखो क्या है। पृथ्वीराज कछवाहा के जो संतान थे, जो लड़के थे, वो कौन कौन से थे? पृथ्वीराज कछवाहा के पुत्र, मैं यहां नाम लिख रहा हूं। सबसे बड़े बेटे का नाम था भीमदेव। बड़े बेटे का नाम है भीमदेव। 2 नंबर का नाम है पूर्णमल। पूर्णमल अभी बात की है, वो बालाबाई की संतान है। एक है रतन सिंह। एक है आस्करण। एक का नाम है भारमल। एक है शेखा और एक है सांगा। ये बेटे हैं। देखो ये सांगा मेवाड़ वाला सांगा नहीं है, ये पृथ्वीराज कछवाहा का पुत्र है जिसका नाम है सांगा। तो उत्तराधिकारी तो बन गया पूर्णमल। चूरू सीकर क्षेत्र, जो झुंझुनू वाला एरिया वो दिया गया शेखा को। तो शेखा के नाम पर उस क्षेत्र का नाम हो गया शेखावाटी। मैंने बताया साम्राज्य को 12 भागों में बांटा है। एक पुत्र को जो क्षेत्र दिया, शेखा को जो क्षेत्र दिया, वो शेखावाटी क्षेत्र हो गया। आज भी चूरू सीकर झुंझुनू के क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र बोलते हैं। एक सांगा को क्षेत्र दिया गया
और जो क्षेत्र सांगा को दिया गया वो क्षेत्र कहलाया सांगानेर। जयपुर के अंदर सांगानेर क्षेत्र है जहां पर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी, तो सांगानेर क्षेत्र सांगा के नाम पर, शेखा के नाम पर शेखावाटी। बाकी जो पुत्र बचते हैं उनमें देखो आपस में क्या झगड़ा चलता है। पृथ्वीराज कछवाहा जी ने तो अपना उत्तराधिकारी पूर्णमल को बनाया था, लेकिन बड़ा बेटा भीमदेव, एक दिन भीमदेव ने पूर्णमल को मार दिया, पूर्णमल मर गया। पूर्णमल मर गया तो अब राजा बनेगा भीमदेव। 1533 ईस्वी के अंदर भीमदेव की मृत्यु हो गई। पहले तो पूर्णमल को मारकर भीमदेव गद्दी पर बैठ गया, अब भीमदेव भी एक्सपायर हो गया, तो राजा बना रतन सिंह। ये जो भारमल है वो भारमल एक दिन आस्करण को बोलता है, भारमल एक दिन आस्करण को बोलता है कि राजकरण, मेरे को लगता है यार राजा तू होना चाहिए यार, तेरा चेहरा भी इतना रोबदार है कि तू राजा जैसा लगता है यार, और मैं तेरा भाई होने के नाते मैं ये बात बोल रहा हूं कि तू यार राजा बन। भास्करण कहते हैं राजा तो कैसे बनूंगा, भाई साहब गद्दी पर बैठे। यार भाई साहब राजा के लायक नहीं है, तो एक काम कर, तू रतन सिंह को मार दे, मैं तेरे को राजा बना दूंगा। ये बात भारमल बोल रहा है आस्करण को। आस्करण कहता है ठीक है, बड़े बड़े सपने देख लिए राजा बनने के। एक दिन कोई जहर का प्याला लेकर आया आस्करण, और वो रतन सिंह को दे दिया। अब रतन सिंह की मृत्यु हो गई। रतन सिंह की मृत्यु हो गई तो गद्दी पर बैठ गया भारमल। बैठना चाहिए था गद्दी पर आस्करण, क्योंकि इसने भाई को मार दिया है, वो राजा बनने के लिए गद्दी पर बैठ, ये राजा बनने के लिए ये सोच रहा है कि मैं भाई को मारकर गद्दी पर बैठ जाऊं, लेकिन गद्दी पर बैठ गया भारमल। जब भारमल गद्दी पर बैठा तो ये आस्करण बाकी भाइयों के साथ मिलकर, जो जिंदा बचे, बाकी भाइयों के साथ मिलकर एक गुट बनाना चाहता था। बाकी भाइयों को कहा यार भाई साहब राजा तो मैं बनना चाहता था, लेकिन यार भारमल बैठ गया, वो तो मेरे साथ विश्वासघात कर गया, मैंने मुश्किल से भाई को मारा, ये मेरे साथ ही विश्वासघात, अब मैं क्या करूं। अब वो आस्करण शेखा के पास भी जाता है, सांगा के पास भी जाता है। शेखा और सांगा दोनों के पास गया, और भी कई भाई थे सूजा वगैरह, उनके पास गया और कहा कि अपने सारे के सारे मिलकर अपने भारमल को सल्टा देते हैं। अब भारमल को अपने भाइयों से डर हो गया, भारमल को अपने भाइयों से डर है। अब वो आगे क्या करता है, ये राजा बना था 1547। 1547 में जो राजा बना और 1573 तक शासक रहता है। 1547 से 1573 तक शासक रहा। अब ये राजा तो बन गया, लेकिन अपने भाइयों से डर है, तो बंदा क्या करे, डरता क्या नहीं करता, वो अब मजबूत शक्ति की ओर हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उस समय मुगलों में राजा बन गया था अकबर। अकबर राजा बन गया था। अकबर एक महान शासक हुआ आने वाले टाइम के अंदर। इसने सोचा कि अगर मुगलों के साथ हाथ मिलाएं तो अपने भाइयों से छुटकारा मिल सकता है, एक बड़ी शक्ति की ओर हाथ बढ़ाया जाए। तो उन दिनों में अकबर की पंजाब के राजा आदिल शाह के साथ झगड़े चल रहे थे। पंजाब का राजा आदिल शाह, और आदिल शाह के सेनापति का नाम था हेमू। इधर अकबर के सेनापति का नाम है बैरम खां। अकबर का सेनापति बैरम खां और पंजाब के आदिल शाह का सेनापति हेमू, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दोनों में जो युद्ध हो रहा है वो पानीपत का दूसरा युद्ध, पानीपत का सेकंड युद्ध 1556 में चल रहा है। किन किन के बीच, तो हेमू और बैरम खां के बीच। बताया मैंने, हेमू तो पंजाब के राजा आदिल शाह का सेनापति है और बैरम खां अकबर का सेनापति, ये दोनों लड़ रहे हैं।
भारमल को लगा कि ये अच्छा मौका है मुगलों की तरफ हाथ बढ़ाने का। भारमल युद्ध के अंदर बिना बुलाए चला जाता है, बिना बुलाए चला गया और भारमल ने बैरम खां की सहायता की। बैरम खां की सहायता की, बैरम खां युद्ध जीत गया। बैरम खां जब वापिस अकबर के पास गया तो अकबर ने पूछा बैरम खां से, यार बैरम खां इतना बहादुरी से लड़ा है, वाह यार गजब है। वो बैरम खां बताता है कि युद्ध के अंदर मेरी सहायता की थी, उसका नाम था आमेर का राजा भारमल। तो उसको किसने बुलाया? तो बुलाया किसने? अपने आप आया था। बोल रहा था कि यार आप लड़ रहे हो तो मैं तो आपकी हेल्प करूंगा। क्या ठीक है फिर तो भारमल ठीक है, अपने दोस्त बनेंगे भारमल के। कई दिन बीते इस बात को, भारमल जल्दबाजी कर ही रहा है। भारमल सोच रहा है कि जल्दी से जल्दी हाथ बढ़ाया जाए, नहीं तो भाई हाथ काट देंगे। भारमल नारनौल, अकबर ने एक नारनौल के अंदर एक सैनिक को नियुक्त कर रखा था। नारनौल के अंदर, और नारनौल में अकबर का एक मंत्री हुआ करता था मजनू खां। मजनू खां नाम का भारमल मजनू खां के पास जाता है। यार कहा मजनू यार मुलाकात करवा मेरी अकबर के साथ। अब वो मजनू खां ठीक ठाक बंदा था, जैसे वेलकम मूवी में मजनू है अनिल कपूर बना वैसे के वैसे ही है। मजनू भाई है, वो कहता है मुलाकात करवा दें, कोई दिक्कत नहीं। तो नारनौल का सूबेदार मजनू खां भारमल को लेकर जाता है आगरा। उन दिनों अकबर आगरा में रहा करता था। आगरा चला गया। आगरा के अंदर जब कहते हैं महलों के अंदर जब पहुंच रहा था, महलों के अंदर जा रहा था, उस टाइम अकबर तो महल के ऊपर लास्ट वाली मंजिल के अंदर बैठा है। आगे खाला ये खाली है, जगह पड़ी है, और जगह में हाथी लड़ रहे हैं। हाथी लड़ रहे हैं तो कोई भी हाथियों के पास नहीं आ रहा है। भारमल कहते हैं निडर आदमी हाथियों के बीच में चला गया, हाथियों को अलग अलग कर दिया। अकबर ऊपर से देख रहा है। अकबर ने कहा यार गजब आदमी है, हाथियों का भी डर नहीं है। ये कहता है कोई दिक्कत नहीं है, अपने कोई डर नहीं लगता अपने। इसने हाथियों को साइड में कर दिया। अकबर और भी ज्यादा प्रभावित हुआ कि यार बंदा कौन है। किसी ने जाकर बताया कि बंदा वही है जिसने पानीपत के युद्ध के अंदर बैरम खां का यानी आपकी आर्मी का साथ दिया था, वही है। अकबर की नजरों में भारमल का मान और बढ़ जाता है। तो अकबर और भारमल की मुलाकात होती है आगरा के अंदर। अकबर और भारमल दोनों कहां पर मिले पहली बार? तो 1556 की यह घटना है। नारनौल के सूबेदार मजनू खां की सहायता से आगरा में मिलते। क्वेश्चन क्या बनता है देखो, अकबर और भारमल की पहली मुलाकात कहां हुई? तो आगरा में। कब? तो 1556। किसकी सहायता से मुलाकात हुई? तो मजनू खां की सहायता से अकबर और भारमल की पहली मुलाकात हो जाती है आगरा के अंदर। अब मैंने एक नाम लिख रहा है सांगानेर। सांगानेर वाला क्या है देखो, कहते हैं अकबर के लंबे समय तक कोई संतान नहीं, लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई, तो अकबर आगरा में ख्वाजा जी की दरगाह में आया करता था, पुत्र प्राप्ति की लालसा लेकर जियारत करने के लिए आया करता था। जियारत करने के लिए आया करता था। तो अकबर कहते टोटल 14 बार आया था और पैदल आया करता था। तभी तो अपने खुद के विश्राम करने के लिए एक अकबर का किला बनवाया था अजमेर के अंदर, जिसको अपने वर्तमान में मैगजीन दुर्ग बोलते हैं। वो उन्हीं दिनों की वो घटना है। अकबर 1562 के अंदर ख्वाजा जी की दरगाह में जियारत करने के लिए चला आगरा से। आगरा से अजमेर की तरफ आते तो ये शॉर्टकट जयपुर और आमेर वाले रास्ते से आया करते थे। तो अकबर आगरा से चला,
ख्वाजा जी की दरगाह में जियारत करने के लिए आ रहा है। जब सांगानेर में पहुंचा, सर्दियों के दिन थे, 20 जनवरी 1562 में चगताई खान नाम का व्यक्ति चगताई खां की सहायता से भारमल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है। भाइयों का डर था, अधीनता तो स्वीकार करनी थी। तो सांगानेर में 20 जनवरी 1562 को भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जगह याद रखना, सांगानेर है, कई बार जगह पूछ लेते, तारीख भी याद रख लेना। 20 जनवरी 1562 ये संधि अधीनता किन की सहायता से? तो चगताई खान की सहायता से। पहली जो मुलाकात हुई वो तो मजनू खां की सहायता से आगरा में हुई है। भारमल ने अकबर की अधीनता जो स्वीकार की है वो चगताई खां की सहायता से सांगानेर में। राजस्थान का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की तो वो भारमल है। फिर अकबर आगे चला गया अजमेर की तरफ, दरगाह में जियारत करने के लिए चला गया। दरगाह में जियारत करता है, जियारत करके वापिस लौट रहा था तो पहुंचा सांबर नामक स्थान पर। जयपुर में जगह पड़ती है सांबर, सांबर नामक स्थान पर पहुंचा। बात है 6 फरवरी 1562 की। 6 फरवरी 1562 की ये बात है। सांबर में पहुंचा तो भारमल को लगा कि यार अधीनता स्वीकार करने से अकेले से क्या है, वैवाहिक संबंध बनाए जाए यार, रिलेशन और ज्यादा मजबूत किए जाए। वैवाहिक संबंध होंगे तो रिश्तेदार की हेल्प करेंगे कम से कम। ऐसे थोड़ी बहुत अधीनता से क्या होता है। भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया 6 फरवरी 1562। 6 फरवरी 1562 को भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। तो मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला राजस्थान का पहला राजा पूछ ले तो भी भारमल होगा। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला पूछ ले तो भी राजस्थान का पहला राजा भारमल है। और मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने वाला पहला राजा पूछ ले तो भी भारमल है। हरखाबाई अकबर की पत्नी, भारमल की पुत्री। हरखाबाई की एक उपाधि याद कर लेना, कई बार पूछ लेते हैं। मरियम उज्जमानी, मरियम उज्जमानी ये उपाधि हुआ करती थी हरखाबाई। हरखाबाई से जो संतान हुई उसका नाम रखा गया सलीम, जो बाद में जहांगीर के नाम से फेमस हुआ था। हरखाबाई है, इसकी उपाधि तो मरियम उज्जमानी, जो संतान हुई उसका नाम सलीम या जहांगीर रखा गया था। तो एक दो और बातें, कई चीजें अपने को कंफ्यूज कर देती हैं कि ये जोधाबाई कौन थी, हरखाबाई कौन थी, ये कौन था, वो कौन था। तो थोड़ा देखो इसमें। देखो एक चीज और बता देता हूं आपको, यहां लिख रहा हूं। अकबर की पत्नी का नाम, अकबर की पत्नी का नाम क्या है? तो हरखाबाई। हरखाबाई, हरखाबाई के पुत्र का नाम सलीम। सलीम के एक पत्नी का नाम है मानबाई, एक का नाम है मनभावती।
और भी कई पत्नियां थी, दोनों के नाम लिखे हैं मैंने, और हिस्ट्री के अंदर और आगे बढ़ेंगे तो सारे के सारे नाम आते जाएंगे बारी बारी से। अभी मैंने सारे नाम लिख दिए तो आप कहोगे यार इतनी भी कोई पत्नियां हो सकती है क्या। जहांगीर ने कई शादियां की थी राजस्थान की ओर, जैसे दो तो मैंने नाम लिख ही दिए, एक मानबाई जो आमेर के राजा भगवंत दास की पुत्री हुआ करती थी, एक मन भावती जिसको मानमती या जोधाबाई कहते हैं, मारवाड़ के राजा मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री हुआ करती थी। इसके अलावा बीकानेर के राजा राय सिंह की पुत्री के साथ भी जहांगीर की शादी हुई थी। इसके अलावा एक नूरजहां थी, एक अनारकली भी थी, सुना होगा, छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली, वो वाली अनारकली। इसके अलावा एक बूंदी का राजा हुआ करता था भानकंवर, सॉरी बूंदी का राजा हुआ करता था सुरजनहाड़ा, सुरजनहाड़ा की पुत्री का नाम था भानकंवर, और भानकंवर के साथ शादी करने की कोशिश की थी लेकिन पार नहीं पड़ी थी। एक सिवाना का सामंत हुआ करता था वीर कल्ला रायमलोथ, वीर कल्ला रायमलोथ के बहन के साथ शादी करने की कोशिश की थी लेकिन वहां पर भी पार नहीं पड़ती। तो अकबर की पत्नी हरकाबाई, हरकाबाई का पुत्र सलीम, सलीम की एक मानमती, एक मानबाई, एक मनभावती। मानबाई से जो संतान हुई उसका नाम था खुसरो, और मनभावती से संतान हुई उसका नाम था खुर्रम। जो खुर्रम है वो आगे शाहजहां के नाम से फेमस है, ये और याद रखना। हरखाबाई की उपाधि थी जोधाबाई, तो इसलिए जोधाबाई किसकी पत्नी है, तो अकबर की। कई जगह इस मनभावती को जोधाबाई बता देते, ये जोधपुर की राजकुमारी थी इसलिए जोधाबाई कहा जाता है। तो ये है भारमल की बातें। अगले राजा का नाम है भगवंत दास, ठीक है।